हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जमील साहब की अभी मैंने लगाया, बस चक्कर पे चक्कर लगाती रहती हूँ। वो कहते फलाने दिन आना, फलाने दिन आना, कुछ भी नहीं हो रहा मेरा। अब मैं यहाँ आई हूँ, आप लोग कुछ करिए, मेरा मकान मुझे दिलवा दीजिए और उन लोगों को घर से निकलवा दीजिए। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मकान मुझे मिल जाए, कि कहाँ जा, मैं बेवा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। फिर ये कि बेटा मेरी तरफ बोलता है तो बहुत तो जरूर करती है, बदतमीजी करते हैं, मेरी इतनी इंतजार है कि मेरा साथ दीजिए आप। आज यहाँ पे क्या बोला गया आपसे? जन सुनवाई में आए हैं आप, क्या आज पता? उन्होंने अभी ये कहा है कि वहाँ जाइए, एसपी ऑफिस जाइए आप, बस यही कहा। पुलिस में भी कह रहे हैं सुनवाई हो जाती है। अब पहले भी आप आए थे जन सुनवाई में? नहीं आए, पहले नहीं आए, आज पहली बार आए हैं। और एसपी ऑफिस में आपकी शिकायत को भेज दिया गया? वो बराबर में चक्कर लगा रही हूँ, यहाँ जमील साहब हैं, उनके यहाँ भी बराबर चक्कर लगा रही हूँ। बच्चे ने फलाने दिन आना, फलाने दिन आना, और सब वो लेते हैं मेरा बयान और उसके बाद कुछ भी नहीं करते। जमील साहब के द्वारा क्या बोला गया आपको? ये कहते हैं फलाने दिन आइए, बस तारीफ दे देते हैं, फलाने दिन आइए, और ये कहते हैं बस मैं आ जाती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे बताइए। आज जन सुनवाई में भी कोई हल नहीं निकला यहाँ पे? अभी उन्होंने भाई ये कहा है कि इसका बोल दिया। आपका नाम बताइए। जुबेदा। क्या मामला है? इनके बहू बेटे रहते हैं इनके घर, इनके घर में रहते हैं 4 बच्चे। ये हमारी महल्लेदार है, हम इनके महल्लेदार हैं। और जब हमारा जुबेदा नाम है, क्या मामला है पूरा? जब इनके घर से फोन आया इनके पोते का कि हमने आपका घर तोड़ दिया है, पूरा सब सामान तोड़ दिया था, गेट वेट सब तोड़ दिया था, और उन्होंने कहा कि अब आप मत आना यहाँ पर, ये हमारा घर है, आप जाइए यहाँ से। इनको 3 महीने हो गए, परेशान है, बहुत बीमार भी है, इनकी बाईपास सर्जरी हुई है, उसके बाद इनका कोई सहारा नहीं है, और इनके बेटे भी कुछ नहीं कर पाते, वो उनको भी बहुत परेशान करते हैं। पोते के द्वारा और बहू के द्वारा 4 बच्चे हैं उनके, और कहते हैं यहाँ मत आना। और जब एक दिन हम साथ लेके इनको गए, अपने साथ लेके, तो वो वीडियो बनाते हैं, जब ये जाती हैं तो वीडियो बनाती हैं, ऊपर से पानी बंद कर देती हैं, आने नहीं देती घर में। 2-3 बार ऐसा जो किराएदारों को भगा दिया सब। कहाँ पर है इनका मकान? इनका मकान जहांगीराबाद है, बड़वाली मस्जिद के पास। बड़वाली मस्जिद के पास? जी। कब से है वहाँ पे इनका निवास? ये इनका निवास तो कई साल हो गए, 60-70 साल हो गए। अभी कब से बाहर है? अभी 3 महीने हो गए इनको। ये फरत अफजा में रह रही है अपनी बेटी के पास। बेटी के साथ रह रही है? हाँ। तो बेटी इनके साथ है कि नहीं है? बेटे इनके साथ है, लेकिन उनके बोलते हैं तो उनको भी है ना परेशान करते हैं वो। बोर्ड के सब लोग एक दिन है ना हाथ पैर पकड़ के और मोबाइल सब छीन लिया उनका। पोते का नाम क्या है? बिलाल। पूरा नाम? बिलाल महमूद। सैयद बिलाल। वही परेशान कर रहे हैं आप? हाँ, परेशान करता है। और साइमा बहू है, बहू का नाम है साइमा, और 2 पोते, मेरे एक का नाम बिलाल है, एक का नाम हमजा है। 2 पोती हैं, इंदा, नबीसा, ये सब मिलके बहुत बदतमीजी करते हैं, मारते हैं, घर में नहीं घुसने देते। हम मर्डर कर देंगे अगर तुम यहाँ आओगी तो। देखते हैं तुम्हारा दम हो जाए, मकान ले लो, ये मकान हमारा है, हमारे दादा का है। तो हमने कहा ये मकान तुम लोगों को हम दे दें, हमारे पास तुम ही लोगों का कसम लगा, तुम ये बदतमीजी कर रहे हो, तो ये मकान अब मुझे चाहिए, अब मुझे मकान चाहिए। क्या चाहते हो? मुझे मेरा मकान चाहिए और मेरे घर से निकल जाए वो लोग, मेरे से काम दे। नाम बता दो। आखला बेगम। बेटे का नाम शारिफ। 30 है, मकान नंबर 30 है, मस्जिद के पास ही में घर है। घर वालों से पर्ची सुनती, जब से उन लोगों ने मुझे इतना परेशान करा है, इतना परेशान करा है। आज मेरे बच्चे खुद अकेले 2021 में वो लोग मुझे छोड़ के चले गए थे। परेशान करते रहते थे, मारना, कहीं पीटना, कभी घर वालों से पैसे मंगवाना, मतलब गंदा गंदा इल्जाम देना। मेरे पास फोटो भी है उनके, जिस तरीके से उन्होंने मुझे मारा। मुझसे फिल्म लगाते हैं तो दूसरे के साथ रहती है, दूसरे के साथ, मतलब तेरा गलत। नाम है आपके पति का? शरीफ अली। अभी कहाँ रह रहे हैं? वो बेगमगंज गए, 1 साल हो गई उनको गए हुए, और 1 साल से मैंने 4
1 साल से मैं इतनी परेशान हूँ। ये 2 बच्चे, मेरा नाम, लड़के का नाम है शाद अली और ये लड़की का नाम है ज़करा अली। आज परसों के दिन आज जनसुनवाई में क्या हुआ? अभी ये बोला है कि ना कंट्रोल रूम में जाइए एसपी के पास, और इससे पहले मैं एसपी के पास भी गई थी। मेरी भाभी अभी तक कोई, मेरे पास कागज भी है, उधर अशोका गार्डन के रिपोर्ट के भी कागज है। मेरा सामान उठा के ले गए, गाड़ी चोरी करके गाड़ी छीन के लेके गए मेरे से खुद, और गाड़ी आज तक नहीं ली। और है ना, गाड़ी वाले मुझे खुद फोन लगा के बुलाते हैं, परेशान करते हैं मुझे कि आप गाड़ी की किस्त भरो। जब मैं बच्चों का गुजर नहीं कर पा रही तो मैं गाड़ी की किस्त कैसे भरूंगी? मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चों का। और मेरे ना जेठ हैं सगीर अली, और मेरे एक देवर है समीम अली, अलीम अली, और मेरा एक जमील है। ये लोग आए थे बातचीत की 15 तारीख को 2021 में, मई में। जब से आए को लेके चले गए थे, और जब से पापा को हमारे बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाद अली। आज आप क्यों आए हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में? हमारे पापा के पास जाना, हमारे पापा आ जाना हमारे पास वापस। हमारे चाची लेके गए, बड़े पापा लेके गए हमारे पापा को। चाचा और बड़े पापा लेके गए, कहाँ ले गए हैं? बेगमगंज। गए पापा बेगमगंज चले गए, तो आप कलेक्टर साहब से मांग करने आए हो कि हमारे पापा को मिला दें। अनवर सरफराज नाम है मेरा। ये 2 साल से जन सुनवाई में आ रहा हूँ, ये सोचकर के मेरी भी सुनवाई होगी। इसके अंदर शार्पेक्स सोसाइटी के अंदर हमारे अब्बा ने 83 में प्लॉट लिया था, जिसको कि अभी तक हमें कब्जा नहीं दिया गया, ना हमारा नामांतरण कराती है सोसाइटी। और हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस जाओ तो वहाँ पर पता ही चलता है कि बस चक्कर ही लगाते रहो, और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जन सुनवाई में लगाते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन जो है हाउसिंग सोसाइटी पहुंचा दी जाती है, और उसके बाद फिर आने की नई डेट दे दी जाती है। बस उसके अलावा आज तक कोई कार्रवाई नहीं। 2 साल से जन सुनवाई में आ रहा हूँ। क्या लगता है आपको, 2 साल से आप आ रहे हैं और भी कई लोग एक लंबे समय से आ रहे हैं, तो कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई से समस्याओं का निदान हो रहा है अथवा नहीं हो रहा? अभी मेरा तो हुआ नहीं, मगर उम्मीद है कि इसी उम्मीद के ऊपर आता हूँ। हर बार आश्वासन मिलता है, तो अब किसी को भी आश्वासन मिलेगा तो उसको फिर उम्मीद मिलती है कि मिलेगा, और वहाँ जाओ तो इस बीच नई सोसाइटी बन गई, उसके अंदर मुझे नहीं बुलाया गया, ना बताया गया, ना ऑफिस का उस सोसाइटी के अंदर पता है। जब कोई पेपर निकलवाना हो तो आरटीआई के थ्रू निकलवाते हैं, उस ऑफिस में होते हुए भी लोग ऑफिस से पेपर नहीं निकालते। वो कहते हैं तुम ला कर दो पेपर, हमारे पास कुछ नहीं है। और ना ऑफिस के सोसाइटी का पता, इलेक्शन करा लिए उन्होंने, ना उसके अंदर ऑफिस। अभी वो अध्यक्ष है तो उसका इब्राहिमगंज सिर्फ पता लिखा है उन्होंने। अब इब्राहिमगंज इतनी बड़ी जगह है कि उसके अंदर वो कहते ही है अध्यक्ष को ढूंढ के लाओ आप। अब किसी एक जगह कॉलोनी का नाम कोई ले देगा कि इब्राहिमगंज सबको मालूम है कि कितनी बड़ी जगह है, वहाँ कैसे ढूंढे अध्यक्ष को? एक ही नाम के शार्पेक्स गृह निर्माण सोसाइटी। हाँ जी, संतोष भाई। नाम बताइए। मेरा नाम गिरजा वर्मा। गिरजा वर्मा। क्या समस्या को लेके आए हैं आज आप? सर आज 25 साल हो गए, हमारी सोसाइटी में हमारा प्लॉट है, और वहाँ सोसाइटी का महिला गृह उद्योग आशीर्वाद कॉलोनी है। और आज 25 साल हो गए, 25 साल में कोई मतलब विकास नहीं हुआ, ना नल है, ना सीवेज है, ना लाइट का कोई नहीं, ना सड़क का कोई व्यवस्था नहीं। अभी आप वहीं रह रहे हैं? अभी हम वहीं रह रहे हैं। अभी मैंने हाल ही में मकान बनाया है, पर कोई मतलब ना सुविधाएं नहीं। आपका नाम? मेरा नाम संगीता श्रीवास्तव है, और मेरा प्लॉट है आशीर्वाद महिला गृह निर्माण समिति में। पिछले विगत 25 साल पहले हमने प्लॉट लिया है, उसमें उसी प्लॉट के कॉस्ट में हमारे साथ डेवलपमेंट राशि ले ली गई। पर आज तक अब हम लोग हमारे का अपना रिटायरमेंट पे हैं,
हमें अपना मकान बनवाना है वहाँ, ताकि जीवन अपना गुजार सके आगे का। हमारी जमा पूंजी सारी यहाँ लगी हुई है। आश्वासन दिया गया था कि हम आपका पूरा वो कर देंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। ना सीवर लाइन है, ना लाइट की कोई व्यवस्था है, ना रोड बनी हुई है, ना पानी निकासी की कोई व्यवस्था है। गवर्नमेंट के एज पर गवर्नमेंट रूल उन्होंने रायवर्षन तो करा लिया है, परंतु व्यवस्था जो हम लोग को चाहिए एक नॉर्मल गृहिणी को कि पानी। तो कभी रेरा में गए या आपने समिति से हाँ, खरीदा है, उनको सारे उनसे शिकायत, विशाल तिवारी है व्यवस्थापक है इस सोसाइटी के, तो उनसे कई बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी हुई है। ना पानी की व्यवस्था, अच्छा अभी वहाँ पे कई लोगों ने घर बनवा लिए हैं, पर ना वहाँ से पानी निकासी की व्यवस्था है, वहीं बीमारियां बढ़ रही हैं, वहीं पानी रहता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत परेशान हो चुके हैं और जगह जगह आवेदन दे के परेशान है कि पिछले 22 सालों से हम लोगों का संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। कई लोग हैं जो मकान बना के रहते हैं पर वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, क्या करें। एक लगातार लंबे समय से समितियों के मामले जिला कलेक्टर कार्यालय में आए थे, उसी प्रकार से। महोदय, आपका नाम? अरुण वर्मा। क्या समस्या को लेके आज आ रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज से 25 साल पहले आशीर्वाद महिला गृह निर्माण समिति द्वारा नाथू बरखेड़ा में आशीर्वाद नगर के नाम से प्लाट काटे गए थे और ये कहा गया था कि इसका हम रोड, पानी, बिजली सारे विकास हम करके देंगे और रजिस्ट्री में भी उन्होंने लिखा है कि हम ये सब कार्य करके देंगे। आज 25 साल हो गए, 25 साल होने के बाद भी वहाँ पे कुछ भी नहीं कराया गया। अब हम लोग सब रिटायर हो रहे हैं, सब लोग चाह रहे कि हम मकान बनाए, पूरे जीवन की कमाई लगा दी, उसके बाद भी विकास न होना क्या बोलते हैं, बड़ा आश्चर्यजनक है। बार बार हम तिवारी जी से कहते हैं कि आप आइए, इसको देखिए। यहाँ तक कि आनंद इंस्टीट्यूट प्रबंधन ने 3-3, 4-4 प्लाट 2400 स्क्वायर फीट का कब्जा कर लिया, रोड बंद कर दिया। हम लोग 300 प्लाट धारी हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। इसीलिए आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे जन सुनवाई के लिए कि न्याय मिले और सोसाइटी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पहली बार आप जिला कलेक्टर हाँ, यहाँ सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या? अगला कदम उनके कार्यालय में जाकर प्रदर्शन करेंगे। मरता क्या न करता। अब हम लोग अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे। पुलिस प्रशासन थाने को सूचना देके हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, जो हो सके सब कुछ करेंगे हम लोग। अखिलेश दुबे, निवासी आशीर्वाद नगर, नाथू बरखेड़ा निवास कर रहा हूँ मैं। लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण, चूँकि वहाँ ना बिजली है, ना व्यवस्थित पानी है, ना रोड है, ना सीवेज है, इस कारण से परेशान होकर आज जन सुनवाई में आए हैं। और तो और सोसाइटी में ना कोई साफ सफाई होती है, रोड भी क्लियर नहीं दिखती है, कीड़े मकोड़े निकलते हैं। और पहले भी हमने शिकायत की थी जन सुनवाई में, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ है। और आज फिर जन सुनवाई में निवेदन किया है, शायद ये विकास कार्य पूर्ण हो। अखिलेश दुबे। मैं जयराम सिंह, आशीर्वाद नगर महिला समिति का प्लाटधारी हूँ। पिछले 25 साल से सोसाइटी में कोई विकास कार्य नहीं किए गए हैं। अब चूंकि हम लोग रिटायर हो गए हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, सोसाइटी वाले को कहते हैं विकास कार्य करवाओ, तो विकास का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जबलपुर रहते हैं, उनको फोन करो, फोन नहीं उठाते। सारे प्लाटधारी परेशान हो चुके हैं, इसलिए हम लोग आए जन सुनवाई के लिए। कलेक्टर महोदय के पास सुनवाई के लिए आए हैं। यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो उनके ऑफिस पर जाके धरना देंगे। रामेश्वर शर्मा जी से समय लिया है हमने, उनसे भी देंगे। और अंतिम विकल्प ये है कि सीएम हाउस में जाके धरना देंगे। जब तक हमारी कार्रवाई नहीं करेंगे, विकास कार्य नहीं करवाते हैं। डीपी लग गई है, अब भी नहीं करा रहे हैं। लोग 4-5-6 मकान बन चुके हैं, बिना लाइट के रहते हैं, जैसे जुगाड़ करके लाइट लगाए हैं। और सीवेज लाइन ऐसी बना दी है कि जो तुरंत अगर मकान बनेंगे तो सब सीवेज लाइन बंद हो जाएगी। इस तरह की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। और समिति जो मालिक है वो ये काम नहीं करा रहे विकास का, इसलिए हम सुनवाई के लिए आए हैं और आगे जाके हम और उग्र प्रदर्शन करके कार्य करवाएं। ये है नाथू बरखेड़ा, नीलगढ़ के आगे नाथू बरखेड़ा है, वहाँ पर स्थित है। आनंद इंस्टीट्यूट के कारण से हमारे प्लाटों के जाने का रास्ता बंद हो चुका है। 3 प्लाटों में आनंद इंस्टीट्यूट ने कब्जा कर लिया है। इस कारण से हम ये चाहते हैं
कि वो 3 प्लाटों में डाइवर्सन भी हो चुका है, लेकिन उसने अपने कब्जा कर लिया। अब हम बताइए कि हमारे प्लाटधारी हम सब लोग कैसे जाएंगे? पंचायत का रोड हो बन नहीं रहा है और कम से कम 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, जो उनसे कभी कहता है हमारी रोड है, आप यहाँ से नहीं, अब कैसे जाएंगे? इसलिए हम लोग कलेक्टर महोदय से प्रार्थना लेकर आए हैं, कहने आए हैं कि आप हमारा रास्ता दिलाइए और विकास कार्य करें। अब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और काफी दिन से आश्रम बाबू तो जेल में बंद है। यहाँ की जनता निराश है, लेकिन जनता ने अब ठाना है कि आश्रम बाबू की रिहाई होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों की बेल हो जाती है तो आश्रम बाबू संत की बेल क्यों नहीं हो पा रही? क्या वजह है? तो उनका षड्यंत्र से उनको फंसाया गया है। लेकिन हिंदुस्तान की जो जनता है अब रोड पर आएगी, इसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार हो जाए, सरकारें स्वयं जिम्मेदार होगी। अगर शीघ्र इस पर निर्णय नहीं आया तो हम रोड पर आकर किसान प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे। तमाम महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। इस प्रकार वो आश्रम बाबू की रिहाई करेंगे। 92 से ही दीक्षा दी है और तब से हमने अपने बापूजी को अच्छे से रखा है। हर तरह से हमारे बापूजी निर्दोष हैं। ये जो भ्रष्ट अत्याचारों की भ्रष्ट नेताओं की वजह से, मैं तो खुलेआम बोलूंगी, उनकी वजह से आज हमारे बापू पर दोष दिया जा रहा है। क्यों? क्या आज आप कलेक्टर साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा है कि हम आगे बात रखेंगे और वाकई में आपके बापूजी निर्दोष है। उन्होंने भी इस बात को माना है कि है, तो फिर ये लोग क्यों नहीं मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सजा हुई है तो उसको उसके बाद क्या कलेक्टर को अधिकार नहीं है? सेशन कोर्ट में हुआ है, हाई कोर्ट उन्होंने जो दिया है वो बिना आधार दिया है, क्योंकि उन्होंने कोई चेकिंग नहीं की ढंग से। 428 पेज की जो हमारा जो है उसमें से उनमें 60 पे ध्यान नहीं दिया। 1 में से उन्हें सजा सुना दी है, बिना काम का ट्रायल किया है। इस बार वोट भी चली जाएगा हमारा, जब हमारे बापूजी को रिहा किया जाएगा। क्या अदालत से सजा होने के बाद क्या उसको कोई टिप्पणी कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। का मामला नहीं बनता है? अभी नहीं बनता। बिशप फ्रेंको को बिना उनको बरी किया गया, उनके ऊपर सारे आरोप सिद्ध हो गए, नई सामने आ गई, उसके बाद ही उनको निर्दोष बरी किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने पैसा दिया। न्यायालय क्यों नहीं जाते? जा रहे हैं, लेकिन अभी इतना कोरोना के टाइम पे उनको इतना इनकी प्रॉब्लम हुई, उनको ब्लैडर की प्रॉब्लम हुई, उनका यूरिन कम हो गया, उसके बाद भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा। रिहा क्या, उनको पैरोल भी नहीं दिया, 1 दिन की बेल तक नहीं जा रही। आपका ऐसा मानना है कि पैसे खाकर कुछ लोगों को बरी किया? हाँ बिल्कुल। कोई प्रमाण है आपके पास? आप न्यायालय पे आरोप लगा रहे हैं? नहीं हम न्यायालय आरोप है आपके? न्यायालय के प्रमुख डीएसपी लांबा जी ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि जो बापूजी के साथ हुआ है टोटल गलत हुआ है। डीएसपी लांबा जोधपुर के, जिन्होंने केस की पूरी विवेचना की थी, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जो बापूजी के साथ हुआ है वो साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं किए, घुमा हुआ के, मतलब ये जो मिशनरियां हैं और हमारे जो नेता लोग हैं उनकी वजह से बापूजी को अभी तक जमानत नहीं मिल पा रही है। बापूजी के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो हम न्यायालय से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि बापूजी को जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। हम बात करें भारत में कितने ऐसे भक्त चाहने वाले? 8 करोड़ भक्त हैं बापूजी के। और ये 8 करोड़ भक्त सब लोग आएंगे, आने वाले बिल्कुल आएंगे और जल्दी आएंगे। बापूजी ने हमें प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार है, आप कह रहे हैं कि हमें की वजह से हमें हाथ जोड़ के, हमारे बापूजी ने हमें यही सिखाया कि हमें हाथ जोड़ के न्यायालय से नम्र निवेदन करना है, हमें किसी का क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना। बापूजी ने हमें सख्त इंस्ट्रक्शन दिए, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना। मौन पूर्वक हमें प्रार्थना कर लिया आपने, यही केस की मांग करी है हमने, कई बार बोला है न्यायालय को, लेकिन हमारा कोर्ट सेशन कोर्ट के बाद अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। अगर हाई कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला नहीं देता है तो हम बहुत जल्द सड़क पे आएंगे। उसके बाद हम प्रधानमंत्री मोदी जी को भी घेरेंगे। आज कितने लोग आए थे प्रदर्शन? आज हमारे यहाँ कम से कम 300 लोग आए हुए हैं प्रदर्शन। सर आपने रथ वगैरह बना के ले जाए? जी, हम लोग पूरी तैयारी के जैसा कि आपने कहा कि षड्यंत्र दर्शा गया है, तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है कि गैर राजनीतिक? ये राजनीतिक षड्यंत्र है और ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, क्योंकि बापूजी की जो सेवा कार्य है, बापूजी के सेवा कार्य है, बापूजी कभी भी मीडिया के उसमें नहीं गए हैं और बापूजी हमेशा दान का पैसा 1 रुपया भी किसी को देना नहीं चाहते। इसलिए हम आपसे, जो आप लोग हमारा इंटरव्यू, आपको भी हम क्लियर बोल देंगे कि मीडिया को बापूजी कभी
आज तक उन्होंने ना 1 रुपया दिया है ना देंगे। इस वजह से मीडिया भी पॉजिटिव न्यूज़ कभी नहीं दिखाता है, लेकिन आप लोग अगर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको निवेदन है कि उनको पॉजिटिव लिखिएगा, एक एक चीज़ क्लियर लिखिएगा, क्योंकि आप खुद एक हिंदू हैं, आप सनातन धर्म प्रेमी हैं। आप लोगों को निवेदन है कि आप जो सच हो वही लिखिएगा। देखने में आया अक्सर देश के संतों को संतों को इसलिए क्योंकि हिंदू जो है अपने काम में बिजी रहता है, उसको दूसरे काम में बिजी है। सनातन को करने की साजिश कर रही है। मौलाना काजी उनको तो रिहा कर दिया जाता है, बड़े बड़े आतंकवादी को रिहा कर दिया जाता है, पर हमारे देश के जो संत है निर्दोष है। बाबा राम रहीम टूटे हैं अभी, हमको किसी का नाम नहीं लेना। इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ आके खुश हूँ कि इस तरीके का टूर्नामेंट यहाँ पर शुरू हुआ है और वादे अली पे अलग अलग समय पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई, अच्छे खिलाड़ी रहे। हमारे शफकत भाई ने इस मैदान के लिए बहुत कुछ काम किया था। मेरे बहुत पुराने मित्र थे, तब मैं एमपी क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं था, लेकिन एक खेल प्रेमी, क्रिकेट प्रेमी के नाते मैं यहाँ पर आता था मैं जब शफकत भाई से। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मैंडेट ही ये है कि मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर जगह पर जहाँ जैसे संभव हो क्रिकेट को आगे बढ़ाना है, खेल मैदानों को सुरक्षित रखना है, क्रिकेट की प्रतियोगिता आयोजित करना है। आपको जैसे मालूम होगा पिछले दिनों भोपाल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के भी चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। अब हमारी अपेक्षा है कि भोपाल डिवीजन के जो कार्यकर्ता हैं, जो ऑफिस बियरर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सब लोग मिलकर भोपाल के आसपास, न सिर्फ भोपाल में, वादे अली के साथ साथ में भी विदिशा, रायसेन, सीहोर, बाकी सब जगह पर भी क्रिकेट के प्रति जो क्रेज़ है उसके लिए न्याय करते हुए क्रिकेट की गतिविधियों को बढ़ाएंगे। जितनी गतिविधियाँ बढ़ेंगी उतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे। कोचेस की आवश्यकता है, अच्छे मैदानों की आवश्यकता है। तो आज मैं यहाँ आके खुश भी हूँ और मुझे ये भी लग रहा है कि ये मैदान जो खेल विभाग का है, इस खेल विभाग के मैदान में भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, ताकि यहाँ पर बड़ी मैचेस हो सकती है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ बड़ी मैचेस करने के लिए निश्चित रूप से योजना बना रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ ज़रूरतें हैं उनको यदि खेल विभाग मध्य प्रदेश शासन का यदि पूरा करता है, जिसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। पिछले 3 साल से भोपाल क्रिकेट में घमासान मचा हुआ था और भोपाल के क्रिकेटर्स जो नौजवान थे उनको 3 साल में जिस तरह के नुकसान हुए आपसी झगड़ों में, एसोसिएशनों के झगड़े में जो नुकसान हुए, उसके बारे में आप? अब जो बात पुरानी हो गई उस पर मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो पॉजिटिवली बात करना चाहता हूँ कि अब वहाँ पर भोपाल में भोपाल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन इलेक्टेड बॉडी आ गई है और उनके पास जिम्मेदारी है। अच्छे लोग हैं जो भोपाल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के लिए अब बहुत बाकी डिवीजन जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम करेंगे। जहाँ तक भोपाल क्रिकेट एसोसिएशन के स्थान पर एडहॉक कमेटी बनाने का निर्णय था, जो कई वर्षों में जब मैं अध्यक्ष नहीं था, लेकिन मेरा ये प्रयास था कि भोपाल डिवीजन में किसी भी तरीके से, देखिए खेलों में झगड़े नहीं होना चाहिए, खेलों में ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए, खेलों में किसी भी तरीके की कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। भोपाल क्रिकेट में सियासत बहुत हावी है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और 3 साल से बच्चों का नुकसान हुआ है, चाहे भोपाल के लिए कोई अलग से पैकेज एमपीसी है। मैं फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को देखता हूँ। कल जो आने वाला अच्छा, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, उसके बारे में बात करो। जो पीछे बातें हो गई है, जो इतिहास हो गया है, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भोपाल के लिए कोई एमपीसी है, कोई अलग से कोई पैकेज भोपाल के लिए अलग से इसलिए नहीं कर सकते हैं, ये प्रश्न भी गलत है आपका, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पास 10 डिवीजन्स हैं और 10 डिवीजनों के साथ समान रूप से न्याय करने की हमारी पॉलिसी है। तो हम भोपाल के लिए या इंदौर के लिए या शहडोल के लिए या रीवा के लिए कुछ अलग करेंगे, ऐसा नहीं है। क्रिकेट हर जगह अच्छा हो, भोपाल का अपना इतिहास है, भोपाल अच्छा काम करेगा तो निश्चित रूप से बड़ी। श्रीमद् भागवत कथा का पवित्र आयोजन अवध श्री संस्था के तत्वावधान में लगातार तृतीय वर्ष की बेला में यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आज कथा का 3रा दिवस प्रारंभ हो रहा है। इस कथा का मात्र एक ही लक्ष्य है, धरती माता पर वैदिक सनातन धर्म का प्रचार होवे, सनातन धर्म की संस्कृति को हम लोग जानें और सनातन संस्कृति के बताए हुए पद चिन्हों पर हम लोग चल सकें। आज की जो नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी भगवान को जाने, भागवत को जाने और भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले, कर्मयोगी बने। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में कहा है कि कर्म करो। कर्म की शिक्षा भगवान कृष्ण देते हैं और उन्हीं की शिक्षा को हम व्यासपीठ से प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं कि जो नए युवा साथी हैं, भारत की युवा जनरेशन है, ये भी कर्मयोगी बने, कर्मशील बने। इसलिए इस कथा का पवित्र आयोजन रखा गया है। आज महाराज जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, तो
देखो, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। आज महिला दिवस है। भारत की ही नहीं समस्त विश्व की माताओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं। माताओं की तो ये भैया कि आज यदि भारत धर्म प्राण देश है तो धर्म प्राण देश भारत केवल माताओं के कारण ही है, महिलाओं के कारण ही है। इसलिए भारत की प्रत्येक माताओं को मेरा वंदन। निवेदन एक और करना चाहूँगा, संदेश एक और देना चाहूँगा। माताएं तो कल भी भारी थीं, आज भी भारी हैं और कल भी भारी रहेंगी। और हम पुरुष कल भी उन माताओं के आभारी थे, आज भी आभारी और कल भी आभारी रहेंगे। यदि माताएं ना हों तो धरती माता पर धर्म का प्रचार रुक जाएगा। इसलिए प्रत्येक नारी पूजनीय है, दुर्गा है। जब शांति का संदेश लेकर के महिला आती है तो वो अनुसुईया बन जाती है, सावित्री बन जाती है। लेकिन वही महिला जब द्वेष, विद्रोह, आतंक, भयावह स्थिति देखती है तो अनाचार अत्याचार को समाप्त करने के लिए वो कभी कभी चामुंडा और काली बन जाती है। तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विश्व महिला दिवस पर मैं समस्त माताओं को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय जय श्री राधे। मैं रमन तिवारी, अवध सेवा संस्थान और अवधपुरी परिक्षेत्र जन कल्याण महासमिति का अध्यक्ष। अवधपुरी परिक्षेत्र जन कल्याण महासमिति की 70 कॉलोनियों के माध्यम से बना हुआ ये महासंघ महासमिति, इसके माध्यम से अवध सेवा संस्थान के हमारे जो स्थापना दिवस जो हम वार्षिक एक बार मनाते हैं, इस अवधपुरी परिक्षेत्र जन कल्याण महासमिति के स्थापना दिवस पर, इसके शुभ अवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ सप्ताह, जो कि तारीख 6 तारीख से अभी शुरुआत होकर के 13 तारीख तक चलने वाला है। कथा 12 तारीख तक चलने वाली है और 13 तारीख को विशाल भंडारा होने वाला है। तो ये जो विशाल भंडारा होने वाला है, इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं दूर दराज के भोपाल के अन्य क्षेत्रों से भी जो भी हमारे धर्म प्रेमी बंधु हैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारें। अवधपुरी की पावन धरा में आप सभी का स्वागत है। और इस पुण्य लाभ, ये जो पुण्य सलीला गंगा यहाँ बह रही है, आचार्य श्री शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के श्रीमुख से उस पुण्य सलीला गंगा में स्नान करके पुण्य लाभ लें। और इस अवध सेवा संस्थान के माध्यम से ये हमारी तीसरी भागवत कथा यहाँ पर होने जा रही है। और इस तीसरी कथा में कथा व्यास जैसे कि हमारे पूज्य गुरुदेव शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ही रहते हैं, कथा चेंज होती रहती है, गुरु चेंज नहीं होते हैं। बड़ी बात यह है कि अवधपुरी की जनता को, अवधपुरी की 70 कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 30 से 40 हजार लोगों के लिए एक ये जो कथा का जो सनातन धर्म की परंपरा है, इसको जगाने का काम अवध सेवा संस्थान कर रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अवध सेवा संस्थान से जुड़ें, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आगे आएं और हम सब इसी तरह लगातार इस धर्म के काम को आगे करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। बोले श्री कृष्ण राधे 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 राधे। आज किसानों की समस्याओं का हम लोगों ने, हमारे संगठन ने 21 सूत्री मांग बनाई थी। उसी संदर्भ में पत्रकार वार्ता रखी गई थी कि सीएम से टाइम लेकर इन मांगों पर चर्चा करके उन मांगों को बनवाना है। ये हमारा गैर राजनीतिक संगठन है और जो किसानों के हितों में ही लड़ाई करता है। हम लोग किसानों के हितों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम उनके साथ देखिए, किसानों के बहुत सारे संगठन हैं, सारे के सारे अपने अपने स्तर के ऊपर किसान, वो भी सेनानी है किसानों के और हम भी सेनानी है किसानों। हम भी किसानों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग भी लड़ रहे हैं। जब उन्हें हमारी जरूरत पड़ती है हम लोग उनके सपोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन मुख्य प्रॉब्लम, एक जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे सबसे बड़ी, वो ये है कि जो लड़ाई दिल्ली में होती है या फिर हरियाणा में होती है या उत्तर प्रदेश में होती है, तो वहाँ पे उसका जो पूरा लाभ है वो हमारे यहाँ के किसानों को नहीं मिल पाता है। और कमोबेश देखा जाए तो हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के बहुत सारे किसान उस लड़ाई में बहुत ज़्यादा संयुक्त वहाँ पहुँच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके साथ में अपनी समस्याएं काम है। तो अब उनको समस्याओं से निकालने के लिए हमारा संगठन लड़ाई करता है। इसमें आपने जो इनकी सूत्रीय मांगे हैं, इसमें आपका 9वें नंबर का जो बिंदु है जिसमें मनरेगा की भी बात करी है जी, तो मनरेगा को किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, मनरेगा जो गरीब किसान हैं जिनके पास में बहुत थोड़ी सी जमीन बची हुई है,
तो उनमें कायदे से होना तो ये चाहिए कि उनके पूरे परिवार के लोगों को उसका मनरेगा की योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इसमें और एक और संशोधन मैं थोड़ा सा चाहता हूँ, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, उनका ध्यान भी मैं इस बात को लेकर चाहता हूँ कि किसानों के परिवार में बहुत सारे लोग सदस्य होते हैं, लेकिन उसमें कुछ जो बुजुर्ग पर उनको भी पेंशन का प्रावधान रखा जाए। ऐसे किसान जिनके यहाँ माता पिता हैं उनको पेंशन दी जाए, माता पिता को दी जाए, साथ में उनके इलाज का पूरा खर्चा, चाहे उनको कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम में तो ठीक है सरकारी डिस्पेंसरी में इलाज हो जाता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है जब बड़ी बीमारी की, तो वहाँ पे उनको लाभ नहीं मिल पाता है। फिर उसके कुछ किसान ऐसे हैं जो अपने संपर्कों से फायदा उठाते हुए लाभ ले लेते हैं, लेकिन ऐसे कितने किसान हैं? बहुत थोड़े से। मेरा अगला सवाल आपसे था, मनरेगा से संबंधित थी। 194 रुपये 196 रुपये वर्तमान में मजदूरी है, जिसमें कुछ पैरामीटर्स लगाए हो, उसके संबंध में आपके क्या विचार हैं? देखिए, उस संबंध में विचार ये है, सबसे पहले तो 194 95 रुपये मनरेगा मजदूरी को बढ़ा करके कम से कम 300 रुपये के पार लेके जाना चाहिए। 350 रुपये कम से कम तो करना ही चाहिए, लेकिन उसमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं बीच में भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। मेरा सवाल आपसे था, आपने वर्तमान में तुलाई चालू होने वाली है, गेहूं की फसल कटने वाली है, तुलाई के समय में भी एक बड़ा भ्रष्टाचार होता है, उसके संबंध में क्या विचार है? जब तुलाई होती है उस समय में भी बड़ा भ्रष्टाचार होता है, जो एजेंसियां काम करती हैं, उसके संबंध में क्या विचार है? तुलाई बच्चों को समझ नहीं आया। इसमें क्या है, तुलाई से संबंधित इसमें क्या है? एक बिंदु, आखिरी बिंदु है, 21वां बिंदु है, अच्छा, जिसमें आपने तुलाई के संबंध में लिखा है। अच्छा, वो भी आपकी सूत्रीय मांगों में शामिल है। सीधा कर लिया जाए ना भाई कि जो तुलाई हो रही है, तो आप FCI की जो गोडाउन है, आप जब भी कोई ट्रक से अगर सामान उतराया जाता है तो एक एक बोरा नहीं तोला जाता है, पूरा का पूरा ट्रक तोल दिया जाता है, और इसके बाद में जब ट्रक खाली कर दिया जाता है उसके बाद में फिर ट्रक तोल दिया जाता है, तो जो वजन में अंतर आता है वो सामान का वजन मान लिया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से तुलाई की जाए ना, पूरी की पूरी आप वहाँ पे कुंटलों से एक एक दो दो बोरा करके तुलाई की जाती है, और वहाँ पे बिल्कुल होता है हर तरह के व्यापारी होते हैं, कुछ ज्यादा फायदा उठाते हैं, कुछ कम फायदा उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शोषण तो किसान का हो ही बोरों की तुलाई में हो सकता है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमारा निवेदन इतना सा है, अगर आपने प्रश्न किया है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरे की जो किसान की ट्राली आई उसका पूरे का वजन करवा दें, और इसके बाद में फिर उसका ट्राली खाली करवा करके खाली ट्राली का वजन करवा दें। जो अंतर आ रहा है वजन का, उसमें चलिए हो सकता है कि भाई 1-2 किलो कचरे का वजन अगर आपको काटना है तो उसमें से 1-2 किलो काट लीजिए, बाकी तो पूरा का पूरा अनाज है। इसमें हर बोरे के ऊपर जो तुलाई में अंतर आता है वो खत्म हो जाएगा। और बाकी लोगों को क्या रिमांड पे लिया है, क्या है इनका? अभी जो है इसको हमने जो है अशोका गार्डन को जो है हैंड ओवर किया, अशोका गार्डन जो है अभी तो प्लेटिंग इन लोगों के पास कितनी मात्रा में मिला है? अभी जो है इनके पास से लगभग जो है 3 किलो मिट्टी जो है मिली है, बेसिकली 3 प्रकरण में मिली है मसूरिका में, और लगभग 70,000 रुपये की जो है कीमत की साइलेंसर मिट्टी से मिली है। 3 kg है ये आपको पैलेडियम तो नहीं है, मिट्टी में रहता है, इसमें जो है प्रॉपर प्रोसेसिंग के बाद उससे पैलेडियम में किया जाता है। किस तरह के वाहनों का साइलेंसर ज़्यादा टारगेट है? इको के साइलेंसर जो है मैक्सिमम ये लोग टारगेट करते हैं। इको गार्ड में चोरी भी बहुत हो रही है, उनके साइलेंसर भी बहुत चोरी हो रहे हैं, तो इस पर जो है वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश को निकल सर ये लगाया क्या के लिए जाता है, मतलब ये साइलेंसर में ये प्लेटिंग कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। क्या होता है कि जो पॉल्यूशन होता है ना, पॉल्यूशन को खत्म करता है, जो फ्यूम्स होता है, स्मोक्स होता है, उसको ये कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट करके लेस टॉक्सिक बनाता है, और वो उसी को जो है दिमाग लगाते हैं ये लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं। डेंटल फिलिंग और जल्दी आप ही लोगों ने शायद न्यूज भी चलाया था साइलेंसर के चोरी, आप लोगों ने चलाया भी, साइलेंसर गायब हो रहा है, उसी का ये काम। ठीक है, लॉस्ट फोन यूनिट में कुछ लोगों को बुला लिया, जो भी लोगों को उसके बाद ये फिर अपन डिस्ट्रीब्यूट करके बाइट करने और
रेगुलरली हमारा प्रयास रहेगा कि मोबाइल गेम से सर एक सवाल बनता है इसमें कि ये जो 120 मोबाइल आपने बरामद किए हैं, क्या एक भी चोर पुलिस को नहीं मिला, या जो मोबाइल चला रहे थे उनको पुलिस ने आरोपी नहीं बनाया? बेसिकली हमारे पास जो मोबाइल आते हैं वो गुम मोबाइल आते हैं, क्योंकि चोरी की मोबाइल होती है थाने से जाता है, और इसी के परिदृश्य में गुम मोबाइल को जो है हम इस तरीके से सबसे हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जब भी हम मोबाइल एक्सेप्ट करते हैं, जब भी हम किसी भी व्यक्ति से, तो दो तरीके से हमने मैकेनिज्म डेवलप किया है। हम उसकी जो है पूरी तरह से रिपोर्ट करते हैं और थाने को भी हम रिपोर्ट करते हैं, जिससे इस व्यक्ति के खिलाफ कोई जो है आपराधिक रिकॉर्ड है। अगर आवेदक ये कथन हम लिखवाते हैं तो मैं और इंश्योर करते हैं कि उनके कथन ये होगा कि वो प्रॉपर्टी जो है वो उनकी मोबाइल के चोरी को नहीं होती है, लूट। इस तरीके से हमने मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बल्किंग ऑफ क्राइम के कारण जो है ये क्राइम चोरी कर रहा है। अमूमन सर देखा जाए मोबाइल चोरी कम, जो हाट बाजार में सबसे ज़्यादा मोबाइल चोरी होता है, लेकिन पुलिस थाने में जाके जो FIR जो दर्ज की जाती है लॉस्ट यूनिट में दर्ज कराई जाती है। तो ऐसे में सर सवाल एक ही सर पैदा हो रहा है कि जो आरोपी हैं क्या पुलिस उनको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि मोबाइल मिल जा रहा है और जो चला रहा है वो कभी सामने नहीं आया। बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसी को लेकर के जो है जो मोबाइल चोरी हो रहे हैं उस पर भी हमारी जो है टीम काम कर रही है, उन गैंग्स को भी हम पकड़ेंगे। अभी जो है जो भी मोबाइल मिल रहे हैं हमारे पास, इस पर हम रेगुलर प्रयास कर रहे हैं कि मतलब हर फरियादी से हम ये बात करें कि अगर आपके पास से लूट हुई है तो तत्काल आप बताएं, ताकि हम इसको जो है रिपोर्टिंग करेंगे। जो भी हमारे पास आए हैं मोबाइल, वो सभी लॉस्ट मोबाइल के ही कंप्लेंट्स आए हैं। लूट मोबाइल के भी अलग से जो है हम उस पर काम कर रहे हैं, और जैसा होगा हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इसके पास के मोबाइल ईमानदार है, इसके पास ये बहुत बड़ा जो है सवाल रहता है। इसमें जो है हम लोगों से पूछते हैं, उनका ये कहना रहता है हम डर गए थे। और बेसिकली हर आवेदक जो व्यक्ति जिससे रिकवरी होती है मोबाइल की, उनकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भी हम थाने से चेक नहीं कराते, इसलिए हर केसेज में हम क्रिमिनल एंटीसीडेंट चेक कराते हैं। अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है तो उसके बाद हम थाने की जो है उसको कार्रवाई कराते हैं। अगर आवेदक चाहता है, अगर आवेदक कोई कंप्लेंट नहीं करना चाह रहा होता है तो हम कुछ सर, लेकिन सवाल सर वही है ना कि 120 इस बार दिए, इससे पहले भी दिए, इतने बार इतने वाले एक सामने नहीं आया। एक भी जो मोबाइल जो चला रहा था, जिसके पास था मोबाइल, वो एक बार भी सामने आया। तो कैसा लग रहा है कि पुलिस जो है खुद ही उनको बढ़ावा दे रही है कि भाई अब मिला है तो चला मोबाइल, या फिर चोरी करके। बेसिकली पर्पस ये रहता है कि सबसे पहले हर आवेदक जो है ये आवेदक के ऊपर रहता है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति इसका आपराधिक रिकॉर्ड या जिस व्यक्ति के ऊपर भी जो है डायरेक्ट लिंकेज हमारे पास एस्टैब्लिश करते हैं तो हम श्योरली उसको जो है यदि कोई ये संपत्ति संबंधी और ये बॉडी ऑफेंडर, तो दो तरह का अपराधी, तो आप किसको चिन्हित करेंगे कि ये कोई भी संपत्ति संबंधी या बॉडी अपराधी, कोई भी अगर अपराध उसके ऊपर होगा तो उस व्यक्ति के हम अपराध की भी तस्दीक जो है थाने से करते हैं। और अगर उसके पास अपराध है तो हम जरूर देखिए ये बहुत क्लियर है कि जो भी पॉकेटमारी के थ्रू या फिर जो स्नैचिंग के थ्रू जो भी मोबाइल जाते हैं वो भी हम जानते हैं कि कैसे जाते हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और इस पर भी काम कर रहे हैं। कोई भी आवेदक जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है कि अगर इनफैक्ट वो अगर मोबाइल हम उसको देते हैं तो हम उससे सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या आपका मोबाइल लूट के थ्रू या चोरी के थ्रू है। अगर आवेदक बोलता है कि नहीं सर मेरा लॉस्ट मोबाइल मेरी तरफ से गिर गया तो फिर हमारे हाथ लगता है। अब सर मेरे सामने उदाहरण ये है, मेरा ये कैमरामैन है, इसका हाट बाजार से मोबाइल चोरी गया था, लेकिन किस में लिया गया? लॉस्ट यूनिट। आप थाने में क्यों? थाने में गए, थाने में नहीं है ना, यही तो सवाल है। थाने में यही सबसे बड़ी वजह है कि थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। ये उदाहरण सामने खड़ा हुआ है आपके साथ। अपराधी कितने? अपराधी वही तो सर कहना कि सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि सर थाने जाते हैं, जब मान लीजिए किसी का मोबाइल चोरी हुआ, थाने जाते हैं, थाने वाले में ये कहा जाता है कि आप ये लिखिए कि गुम हुआ है मोबाइल, चोरी नहीं हुआ। चोरी का मना कर देते हैं। अब मजबूरन आदमी को मोबाइल चाहिए तो क्या करेगा बेचारा, वो लॉस्ट यूनिट में आएगा, वो आपके पास आएगा, वो रिपोर्ट दर्ज कराएगा। अब लॉस्ट यूनिट ने मोबाइल खोज के ढूंढ निकाल दिया, लेकिन वो जो चला रहा था वो तो अपराधी है ना, उसने तो चोरी किया ना मोबाइल। देखिए दो तरीके से जो है मोबाइल, अगर थाने वाले रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, आप शिकायत कर दे रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो मैंने जो है ये बिल्कुल इंस्ट्रक्ट करके रखा है अपने अधिकारियों को कि अगर कोई भी आवेदक जो है बोलता है कि हमारे जो है चोरी या लूट हुई है तो हम इनफैक्ट उसको क्राइम ब्रांच पे भी जो है क्राइम कराएंगे। लेकिन अगर आवेदक बोलता है कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ है
तो फिर वी आर नॉट बाउंड बाय, हम नहीं कह सकते। मजबूरी जो बताइए सर, अब सामने उदाहरण है सर। आप एक काम करें, आप जो है आ जाए क्राइम ब्रांच में, मैं लूट साइन कर दूँगा, ठीक है? आप आ जाइए। लूट फिर भी बिछड़ा यार मिलाए, अनहोनी पसले काटे लात बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए, ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काले को घबराए, करम संधारा जो बहती है मिलकर रहती है, रहती धारा चलता फिर दुनिया पे डोर जाएगा माटी के मोर, तुम के जाएंगे सारे तेरे डोर, लाला पीछे देखी सामन गोरी, हम तेरे मेरे मन की डोरी, पर्दे पीछे देखी सांवली गोरी, नाम के तेरे मेरे मन की डोरी, ये डोरी ना टूटे, ये बंधन ना टूटे, नगरीय जिला प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 के सम्मान समारोह तथा उत्साहवर्धन शिविर का आयोजन किया गया। नगरीय जिला भोपाल कार्य में महिला पुलिस कर्मियों के सम्मान में आयोजित CTP का भोपाल। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य पुलिस उप आयुक्त महोदय कमिश्नर सर की ये विशेष आग्रह था और आज थैंक यू सो मच सर, आज आपके मार्गदर्शन में कार्यक्रम को सफल बना पा रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित पुलिस उपायुक्त मुख्यालय श्री विनीत कपूर सर के स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती सीमा राय थाना आजाद की प्रभारी हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ मेडल प्रदान किया है। इसके बाद प्रधान आरक्षक सोनिया पटेल, इधर देखिए, मेडल प्रदान किया है। इसके बाद महिला आरक्षक दीक्षा शर्मा यातायात से, उप निरीक्षक योगिता जैन, मैडम इधर देखिए, उप निरीक्षक प्रेक्षा मौर्य थाना कोलार, इन्होंने महिला आरक्षक तृप्ति पांडे MP नगर थाने से, आगे आओ ना यार, पीछे से थोड़ी काम है, आगे आ जाओ। पुरस्कृत हुई हैं। सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शॉर्ट टाइम के टेन्योर में आप लोगों ने अपने के स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूँ प्रशंसा प्लीज। उपायुक्त जोन 2 श्रीमती श्रद्धा तिवारी मैम से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए और आज के इस दिन पर उनकी एक विशेष भूमिका है जो एक मॉडर्न महिला को परिभाषित करती है कि वे सभी प्रकार के काम बखूबी कर सकती हैं, उतनी ही एफिशिएंटली कर सकती हैं, उतनी ही इफेक्टिवली
कर सकती हैं। इसी को मनाने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर हमारे विभाग की ही कुछ महिलाओं को सम्मानित किया गया है और विभाग की महिलाओं को आपस में इसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मनाने का मौका दिया। ठीक है सर, थैंक यू। पहरोड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरों